नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज यूपी में पहले दौर के चुनाव हो गए। 15 जिलों के 73 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत मशीन में बंद हो गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी चुनावों के नतीजों से पहले सुखद खबर आई। यूपी में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें बीजेपी ने कानपुर, गोरखपुर और बरेली की तीनों ग्रेजुएट एमएलसी सीटों पर कब्जा किया, जबकि 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती। सभी पार्टियां पहले दौर में फतह का दावा कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल आखिर इस दौर में किससे बढ़त मिली। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, पहला दौर किसके नाम। देश के सबसे ज्यादा वोटरों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग पूरी हुई। विधानसभा चुनाव के पहले दौर के उम्मीदवारों की किस्मत पेटियों में बंद हो गई है। पहले चरण में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मेरठ से मामूली मारपीट की खबर मिली तो बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के भाई को पोलिंग बूथ पर पिस्टल ले जाने के आरोप में हिरासत में लिया गया। मेरठ की कई विधानसभाओं से मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आई। मेरठ के सरधना में सपा और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए, तो वहीं मेरठ की कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों में भिड़ंत हो गई। मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के डीएवी कॉलेज का है, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। इस दौरान मारपीट के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामान भी उठाकर फेंक दिया गया। मारपीट की खबर सुन बाद में वहां काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सपा में मारपीट। इससे पहले लावड़ में शुक्रवार रात बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के चुनाव कार्यालय पर बखेड़ा हो गया। आरोप है कि सपा नेता अतुल प्रधान और सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ कर दी। विधायक के भाई को भी धमकी दी। बीजेपी नेता समेत 2 लोग घायल हो गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग तक कर दी। तनाव को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। हम आपको बता दें कि लावड़ में सैनी चौराहे पर विधायक संगीत सोम का चुनावी कार्यालय खुला हुआ है। आरोप है कि सरधना से सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान रात को सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक के चुनाव कार्यालय के सामने से नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध किया तो सपाई गाड़ियों से निकल आए और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। संगीत सोम का भाई हिरासत में। इस बीच संगीत सोम के भाई को पिस्टल रखकर पोलिंग बूथ में पहुंचने के आरोप में हिरासत में लिया गया। संगीत सोम के भाई का नाम गगन सोम है। वे मिलिट्री से रिटायर हुए हैं और उनके पास अपनी लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे लेकर वे पोलिंग बूथ पहुंच गए। उनके कमर में पिस्टल बंधी हुई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 9 बजे सरधना सीट के एक मतदान केंद्र पर पुलिस ने गगन को रोककर उनकी तलाशी ली, जिसमें उन्हें गगन के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस ने बिना देर किए उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर सरधना से प्रत्याशी संगीत सोम ने वोट डालने के बाद कहा कि यूपी में उनकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल शंका साहब ने एकदम जीत की वोट डाल के आए हूँ और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे। गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होते ही लाइसेंसी हथियारों को पुलिस के पास जमा कराना होता है। चुनाव के दौरान विशेष परिस्थितियों में ही हथियार रखने की इजाजत मिलती है। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस गगन सोम को मौके से लेकर चली गई है। इस बारे में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। संगीत सोम सरधना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सरधना सीट मेरठ जिले में आती है, लेकिन लोकसभा मुजफ्फरनगर लगती है। यहाँ बीजेपी के चर्चित संगीत सोम विधायक हैं। संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान चर्चा में आए थे। यहाँ करीब 3 लाख वोटर हैं। सपा यहाँ मुकाबले में तीसरे या चौथे स्थान पर रही है। कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, बीएसपी और लोकदल में रहता है। कमल का फूल लेकर संगीत सोम फिर से मैदान में है। सपा ने अतुल प्रधान, बीएसपी ने हाफिज इमरान याकूब को टिकट दिया है। अतुल प्रधान अखिलेश के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बाद भी मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा में बढ़ जाने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। साहिबाबाद का हाल। साहिबाबाद में लोग आज उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। वहीं कई जगहों पर लोग चाहकर भी वोट नहीं डाल पाए। शुरुआती दौर में जिस तरह से लोग आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लोगों के आने का जो क्रम है वो स्लो है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता गया। उत्साह भी लोगों में दिख रहा है। कुछ लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं उसी उत्साह के साथ, और जो लोग वापस लौट के आ रहे हैं उनका ये कहना है कि बड़ी आसानी से सब कुछ सुचारू चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ
शिकायतें भी हैं। कुछ लोगों को मैंने यहाँ रुका है, मिश्रित रिव्यू है, अलग अलग लोग अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ यंग लोग भी। आपने वोट कर दिया? हाँ, कैसा लगा अंदर सब कुछ, व्यवस्था ठीक है? बहुत बहुत सिंपल और बहुत इजी से सब हो गया। इजी है। कुछ आपने समवयस्क लोगों को कुछ अपील करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? हाँ, कि सब वोट करो। हम लोग इतना बोलते हैं कि ये नहीं कर रही है, कुछ वो नहीं कर रहा है, तो एक बार हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको सिलेक्ट करें जो काम करे, जो हमें लगता है कुछ काम करेगा। इसलिए मैंने भी वोट किया कि मैं बहुत डिस्ट्रेस थी कि कुछ काम होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। बड़ा आसान है और इनकी अपील कि सबको वोट करने के लिए आना। अभी 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। बुजुर्गों में भी जबरदस्त उत्साह। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्गों का उत्साह भी देखते ही बना। सुबह से ही आज बुजुर्ग भी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोग अपने पूरे परिवार के साथ घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मैंने देखा कि चलने में इनको प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ पर आए। व्हील चेयर पे ले जाया गया था इनको। व्हील चेयर से छोड़ा, व्हील चेयर से ले गए थे इनको। और चलने में इनको बहुत दिक्कत होती है, तो भी ये मतलब वोट देने आई हैं। तो ये उत्साह इस तरह का दिख रहा है। मैं दादी के पास आना चाहूंगा, उन्हीं से बात करता हूँ। और इस तरह के तमाम मैं सुबह से यहाँ पे हूँ। सुबह थोड़ा थोड़ा जिस तरह का एक टेम्परेचर डाउन था, थोड़ी सर्दी का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया अब तो धूप पूरी तरह से खिली हुई है। लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दादी नमस्ते। बड़ी दादी पीछे बैठी है। पहले आप ही बता दीजिए, पहले आप ही के पास आया हूँ ना। क्या सोच के इस बार आपने अब वोट करने के लिए आप आई हैं? अच्छी सी सरकार चाहिए हमें। अच्छी सरकार चाहिए। हाँ। इस बार की जो पिछली बार आपने वोट किया होगा, जो काम हुआ था वो ठीक नहीं था, खुश नहीं है उससे? ज्यादा बढ़िया नहीं करा। ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। तो यहाँ दर्शकों को बता दें कि बसपा के सिटिंग विधायक थे, बसपा से, और इस बार वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ रहे हैं इस बार, वही सेम कैंडिडेट। ये तो 84 इयर्स की हैं बड़ी दादी जो बैठी हैं अभी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चली मतदान की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने कड़ी नजरें जमाए रखी। लखनऊ में चुनाव आयोग के वॉर रूम का जायजा लिया एपीएन संवाददाता विक्रम मिश्रा ने। अरविंद चौरसिया और विक्रम मिश्रा के साथ अनुराग, एपीएन। कैराना से बीजेपी के विवादास्पद सांसद हुकुम सिंह ने आज कैराना से हिंदुओं के पलायन से साफ पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मौके पर हुकुम सिंह ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं, कानून व्यवस्था मुद्दा है। हुकुम सिंह अभी कुछ महीने पहले ही 300 हिंदुओं के नाम की सूची के लिए घूमकर कह रहे थे कि मुसलमानों की वजह से कैराना से इन परिवारों ने पलायन किया है। यूपी चुनाव के पहले दौर में बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह अपने ही पुराने बयान से पलट गए। हुकुम सिंह का कहना है कि कैराना में पलायन का कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ मुद्दा कानून व्यवस्था है, जिसको ठीक करने में अखिलेश सरकार नाकाम रही है। हुकुम सिंह ने कहा कि कैराना से पलायन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ अपराधी व्यापारियों को मार रहे थे और इनका रिश्ता किसी समुदाय विशेष से नहीं था। मुद्दे तो भाजपा के जो रहेंगे वही हमारे मुद्दे रहेंगे। नंबर 1, लोकल लेवल पर यहाँ पर थोड़ा असुरक्षा का माहौल ज्यादा था। टॉप प्रायोरिटी है, सबसे पहला मुद्दा हमारा सुरक्षा का होगा, उसके बाद में विकास का होगा। हुकुम सिंह को उन्हीं की पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान की तरफ ध्यान दिलाया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात कश्मीर की तरह हैं। तब हुकुम सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र उनका है और यहाँ आदित्यनाथ कभी नहीं आए। यही तो मैं कह रहा हूँ, नेताओं को तो आरोप है, जनता का तो आरोप नहीं। हमने जनता का मुद्दा उठाया, जनता खुश है। इससे पहले हुकुम सिंह ने पिछले साल एक लिस्ट जारी कर आरोप लगाया था कि कैराना से कई परिवार अपने घर बार छोड़कर भाग गए हैं। जो प्लान करेंगे, कश्मीर में प्लान हुआ, यहाँ भी अगर प्लान होगा तो कश्मीर बन जाएगा। इसलिए अपराधियों का एक मिशन हो गया, यहाँ लोगों को लूटना, यहाँ से भगाना, उनकी हत्या करना। 3-3 हत्याएं व्यापारियों की एक दिन में होती हैं। भारी भारी रकम की वसूली के उनको नोटिस दिए जाते हैं। जो रकम नहीं दे पाता उसकी हत्या हो जाती है, तो मजबूर होकर के फिर गए छोड़कर घर अपना। जो भी प्लान, जिसने भी प्लान किया वो आना चाहेंगे, कोशिश करेंगे वो आए, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिले, और जो भी उनको चाहिए हम सरकारी स्तर पर सहायता वो करेंगे उनकी। आपको बता दें कि हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह चुनावी मैदान में है। इससे नाराज होकर भतीजा आरएलडी के टिकट पर इसी सीट से चुनावी मैदान में है। मृगांका सिंह भी अपने पिता की बातों को दोहरा रही हैं। पलायन के पीछे तो सिर्फ यहाँ पे जो आतंक है अपराधी तत्वों का,
उसी के कारण यहाँ पे एक भय और दहशत का माहौल लोगों में था। तो कुछ लोग यहाँ पे डरे सहमे से रह रहे थे और हमारे सांसद जी ने उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठाई। बीजेपी की सरकार आती है तो लोगों में स्वयं ही सुरक्षा की भावना जागृत होगी और कॉन्फिडेंस भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना से हिंदुओं के पलायन पर उठे विवाद की जांच के लिए सांसद सुरेश खन्ना के नेतृत्व में 9 सदस्यीय दल बनाया था। इस दल में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल भी शामिल थे। पार्टी ने बकायदा रिपोर्ट जारी की थी। हुकुम सिंह का अतीत। वैसे हुकुम सिंह का अतीत बड़ा रोचक रहा है। कानून की पढ़ाई करने के बाद उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा की परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने जज बनने की जगह सेना में जाना बेहतर समझा। उन्होंने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में हिस्सा लिया। फौज से रिटायर होकर वकील बन गए और 1974 में वो राजनीति में सक्रिय हो गए। 2013 से पहले मीडिया में उनकी इतनी चर्चा कभी नहीं होती थी, जबकि वो 7 बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हुकुम सिंह चर्चा में तब आए जब मुजफ्फरनगर दंगे के बीच उन्होंने बयान दिए। हुकुम सिंह का राजनीतिक सफर। हुकुम सिंह ने राजनीतिक सफर 1974 में कांग्रेस के साथ शुरू किया। कांग्रेस के टिकट पर वे 2 बार विधायक चुने गए। फिर उन्होंने जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। वे 1995 में बीजेपी में शामिल हुए और 4 बार विधायक रहे, मगर 2009 में वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुए लोकसभा चुनाव में वे भारी मतों से जीते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वालों को लगता है कि सुलझे हुए नेता माने जाने वाले हुकुम सिंह भी वही सब कुछ करना चाह रहे थे जो राजनीति और पार्टी में उनके बहुत बाद आए नेताओं ने किया, यानी कि बयानों और विवादों के जरिए राजनीति के शीर्ष पर पहुंचना। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग, APN। पश्चिमी यूपी के जिलों में पहले चरण का मतदान पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अहम है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पहले चरण से हवा चली थी, कुछ उसी तरह की उम्मीद बीजेपी ने संजो रखी है। वहीं मुस्लिम मतों का झुकाव भी इसी चरण से पूरे प्रदेश को संदेश देगा। आरएलडी को अपने पक्ष में एक बार फिर जाट वोटरों के आने की उम्मीद है। अति पिछड़ा वोटर भी अहम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ था। हालांकि विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर ऐसा होना आसान नहीं होगा। अति पिछड़ा वर्ग के वोटर भी इस चरण में अहम हैं। इनके वोटों का रुझान भी आगे के चरणों की राह तय करेगा। बीजेपी नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव की तरह संदेश जाने पर फ्लोटिंग वोट उनके पाले में आने की संभावना बढ़ जाएगी। बड़ी तादाद में लोग बूथ पर पहुंचे हैं और खासकर लोगों में विकास और सुशासन के लिए वोट देने का मन है। जिस तरह की हमारे पास सूचना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह है और ये उत्साह उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन और विकास की सरकार बनाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, लोकतंत्र की इस ताकत का, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और एक अच्छी सरकार बनाएं। मुस्लिम मतों पर गैर बीजेपी दलों का दाव। आज वोटिंग के दौरान बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ ही आरएलडी की भी मुस्लिम मतों पर निगाह थी। बीएसपी ने ऐसी को देखते हुए अच्छी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी प्रथम चरण के चुनाव में उतारे। वहीं सपा कांग्रेस भी हर हाल में मुस्लिमों को साथ चाहती हैं। पहले चरण में साफ होने लगा कि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होता है या फिर एक मुश्त वोट पड़ते हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहां बीएसपी से मुस्लिम तो सपा कांग्रेस गठबंधन से हिंदू उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों पर मुस्लिमों का रुख अहम होगा। सुरक्षित सीटों पर भी मुसलमान वोटर खास बन जाते हैं। खुद बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुसलमानों से उनकी ही पार्टी को वोट देने की अपील की। आज जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए वोट पड़ रहे हैं, तो वहां के मतदाताओं से मैं ये अपील करती हूं कि वे अपना वोट डालने जरूर जाएं। जाट वोटरों को लेकर रस्साकशी। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों को जाटलैंड कहा जाता है। आरएलडी ने अपने परंपरागत जाट वोटरों को साथ लाने के लिए कमर कस रखी है, तो बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव की तरह ही अपने साथ रखने की कोशिश की। आरएलडी मुखिया अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी और उनकी बहू चारू ने पूरा दम लगा रखा था। वहीं बीजेपी ने भी स्थानीय नेताओं में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत हरियाणा के बड़े नेता भी पश्चिम में लगाए।
खुद बालियान पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। देख लीजिए, ज्योतिष तो मैं हूं नहीं कि एग्जैक्ट बता सकूं, लेकिन एक तय है कि 73 की 73 सीटों में मुख्य मुकाबले में अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है। कहीं हमारे सामने सपा कांग्रेस है, कहीं बसपा है। हर सीट पर मुख्य मुकाबले में हम हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे हैं, बाकी मिलजुल के हमसे बहुत। आसपास के जिलों में ही है दूसरा चरण। दूसरे चरण का चुनाव सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में होगा, जो पहले चरण वाले जिलों से सटे हुए हैं। इन जिलों के लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, व्यापारिक और सामाजिक जुड़ाव भी है। शामली और मुजफ्फरनगर का असर सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में सीधा पड़ेगा। ऐसे में सभी दलों की निगाह पहले चरण में ही अपनी कमजोरियों को दूर करके मतदाताओं को संदेश देने की है। शनिवार को वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर भी आकलन का दौर शुरू हो गया है, जो अगले चरण की पोलिंग पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। दिग्गजों की सीटें और प्रतिष्ठा दांव पर। बीजेपी के कई फायरब्रांड नेताओं सहित दूसरे दलों के दिग्गज भी चुनाव में हैं। पहले चरण में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीत सोम, सुरेश राणा सहित हुकुम सिंह की बेटी मृगांक सिंह का चुनाव भी है। वहीं सपा से शाहिद मंजूर, नाहिद हसैन और अतुल प्रधान को पहले चरण में ही परीक्षा देनी है। आरएलडी के गढ़ माने जाने वाले बागपत जिले में शनिवार को ही वोट डाले गए। बीएसपी की ओर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगातार प्रचार किया है, ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, लेकिन नतीजे का पता तो अब 11 मार्च को ही पता चलेगा। अमित यादव, एपीएन। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज अपने गठबंधन का साझा घोषणा पत्र लेकर सामने आए। इस साझा घोषणा पत्र से एक बार फिर युवाओं, किसानों और महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की गई है। यूपी में पहले दौर के मतदान के दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी साझा घोषणा पत्र लेकर सामने आए। इसमें 10 साझा वादे हैं, जिनमें युवाओं, किसानों और महिलाओं को फोकस में रखा गया है। 10 में से 5 सबसे बड़े वादे हैं। किसानों को कर्ज माफी, सस्ती बिजली और फसलों को सही दाम, युवाओं को स्मार्टफोन के अलावा कौशल प्रशिक्षण से 20 लाख रोजगार की गारंटी, कक्षा 9 से 12वीं के मेधावी छात्रों को मुफ्त साइकिल, 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण। इस मौके पर अखिलेश और राहुल दोनों ने अपने गठबंधन के कसीदे पढ़ते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कई बार लोग मन की बात करते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। सपा के घोषणा पत्र से गठबंधन का साझा एजेंडा बहुत अलग नहीं था, लेकिन इस बहाने राहुल और अखिलेश मीडिया के सामने एक बार फिर से खुद को साथ दिखाने का मौका निकाल गए। विरोधियों पर निशाना भी साध गए और सत्ता में आने का दावा भी कर गए। बीजेपी और बीएसपी दोनों ने गठबंधन पर हमला बोला है। आज सपा व कांग्रेस की दोनों जोड़ियों ने अपनी प्रेस वार्ता के जरिए जो अपना 10 सूत्रीय साझा कार्यक्रम घोषित किया है, तो उसके बारे में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आम जनता से ये सवाल कर रहा है कि आपके अच्छे दिन आए। जिसकी जिम्मेदारी थी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन विषयों को ठीक करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और राज्य सरकार के मुखिया अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव को भीड़ जवाब दे रही है कि अच्छे दिन नहीं आए। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन नहीं आए तो जिम्मेदार कौन है? जिसकी जवाबदेही है, जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप जितना डाइवर्ट करो, जितना विषय को घुमाने की कोशिश करो, पर जनता तो पूछ रही है भाई कि हमारे अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए और उसका जिम्मेदार कौन है? यूपी के त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई में हर किसी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में तमाम पार्टियां ऐसे दांव आजमा रही हैं
जो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और इसी चक्कर में मुफ्त के वादों की बहार है। सियासी दलों को पिछले 5 साल से बेहाल किसानों की फिक्र परेशान करने लगी है। युवाओं की बेरोजगारी इनसे देखी नहीं जा रही और स्कूल जाने वाली छात्राओं की दिक्कतों से नेताओं की आंखें भी नम हो गई हैं। क्या वादों से यूपी की तस्वीर बदल जाएगी? लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। चुनावी मौसम में वादों की होड़ कुछ ऐसी लगी कि सपा और बीजेपी दोनों ने एक जैसे कई वादे कर दिए हैं। कहीं इसीलिए तो नहीं कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या। राहुल और अखिलेश ने मिलकर मुफ्त सौगातों के कई वादे किए। इससे पहले 22 जनवरी को अखिलेश सपा का घोषणा पत्र लेकर सामने आए थे। स्मार्टफोन और 1 करोड़ लोगों को पेंशन जैसे कई वादे अखिलेश के घोषणा पत्र में भी थे, साझा घोषणा पत्र में भी हैं। अखिलेश राहुल अब साथ साथ हैं, इसलिए उनके इरादे और वादे फिलहाल एक जैसे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि सपा के घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्रों में भी कम से कम 1.5 दर्जन वादे मिलते जुलते नजर आए। सपा का घोषणा पत्र कहता है कि सभी सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज वाईफाई होंगे, तो बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि सभी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई होंगे। पुलिस की डायल 100 सेवा को प्रभावशाली बनाने की बात दोनों ही पार्टियां करती हैं। सपा और बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र किसानों को लोन में बड़ी राहत की बात करता है। फर्क सिर्फ ये है कि सपा कहती है सस्ते लोन देंगे, तो बीजेपी कहती है छोटे किसानों को बिना ब्याज के लोन देंगे। सपा का घोषणा पत्र कहता है कि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में इतना पानी देंगे कि 2 फसल उग सके, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए अलग फंड की बात है। बीएसपी अपना कोई औपचारिक घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन मायावती के भाषण में युवाओं के लिए रोजगार और कानून व्यवस्था की दुरुस्तगी का मुद्दा आता रहा है। मायावती सपा के शासन की सभी नीतियों की समीक्षा उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर चुकी है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जब मुफ्त में देने के वादे होते हैं तो सवाल ये उठता है कि ये पूरे कैसे होंगे। सपा सरकार ने 2012 के चुनावों से पहले जो वादे किए थे, उनमें से अधिकतर आधे अधूरे रहे, तो कुछ में तो हाथ भी नहीं डाला गया। अब फिर एक पर एक वादों की झड़ी है। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही।